नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं लाइफलाइन हॉस्पिटल हिसार का पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं बच्चों की खास विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका अलावादी। मैं आपका स्वागत करती हूँ मैम। नमस्कार जी। तो आइए सब एक बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं मैम। अस्थमा आखिर होता क्या है? अस्थमा को हम बड़े लोग कॉमनली इसका नाम जानते हैं, जो अडल्ट पेशेंट्स होते हैं जो वो दमा के नाम से जानते हैं। बट अस्थमा बेसिकली इन दोनों अस्थमा या दमा एक बीमारी है जिसमें बच्चों की सांस की नलकियां जो हैं वो सिकुड़ रही हैं। अब ये मोमेंटरली हो सकती हैं कि ये 2-3 दिन के लिए सिकुड़ती हैं और वापस हो गई, या ये लॉन्ग टर्म रहने लग जाती हैं, सिकुड़ी ही रहने लग जाती हैं, तो ये बच्चों को तंग करती हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि ये इन्फेक्टिव निमोनिया से एक फ़र्क चीज़ है। निमोनिया है जिनमें बच्चे का एक्सरे खराब होंगे या बच्चा बहुत सिक होंगे या तेज़ बुखार से ग्रस्त होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि अस्थमा या सांस की सिकुड़न वाले बच्चों में भी हो, तो ये उससे फ़र्क है, इसलिए हम इसको निमोनिया नहीं बोलते हैं। अच्छा, तो मतलब अस्थमा जो है बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी देखा जाता हाँ है? हाँ बिल्कुल। जो ये सिर्फ बड़ों की बीमारी नहीं है, बच्चों में भी इसके लक्षण पाए जाते हैं। और ये बच्चों में एज रिलेटेड हम इनको अलग नाम से बोलते हैं कि हम 3 साल से छोटों को अर्ली वीजर्स बोलते हैं, और 7-8 से बाद वाले बच्चों में हम इनको लेट वीजर्स बोल रहे होते हैं। और ये आगे चल के बड़े होते हुए तंग करेंगे कि नहीं, दैट इज़ वेरिएबल। तो मैम जो बच्चों में और बड़ों में जो अस्थमा है उनमें दोनों में फ़र्क क्या होता है? हाँ, यही एक सवाल है जो हमसे पेरेंट्स भी बहुत पूछ रहे होते हैं कि अब बच्चे को आप बोल रहे हैं मैम कि इसको अस्थमा है या सांस में सिकुड़न है, तो अब ये हमेशा रहेगी क्या? यही फ़र्क है बच्चों और एडल्ट वाले में, कि बच्चों में एज रिलेटेड इसके ख़त्म होने के चांसेस होते हैं। जो वायरल इन्फेक्शन के साथ सांस की सिकुड़न है, वो तो पहले 1 से 3 साल के बाद ही कम होना शुरू हो जाती है। और जो बिना ज़ुकाम, बिना खांसी के भी अगर बच्चे को, या बिना वायरल इन्फेक्शन के भी सिर्फ सांस में सिकुड़न है, उनमें भी चांसेस हैं कि वो 12 साल 14 साल तक जाकर कम होने लगकर ख़त्म हो जाती है। वेराज अडल्ट में अगर डायग्नोसिस बना है कि इन को अस्थमा है, तो उनको जाने नहीं वाला है, वेरिएबल रह सकता है, बट उनको अस्थमा पेशेंट कहलाए जाएंगे। ओके। तो मैम अस्थमा में मतलब टेस्ट क्या करवाने चाहिए जो ज़रूरी है? हाँ, बच्चों में इट्स अ क्लिनिकल डायग्नोसिस मोर देन टेस्ट। लैब लेबोरेटरी टेस्ट इनमें कम ही होते हैं। इनमें लेबोरेटरी टेस्ट हम कराते हैं और चीज़ों को रूल आउट करने के लिए, कि जो बच्चे बार बार छाती की सिकुड़न या बार बार बीमार पड़ने से तंग हो रहे हैं, उनमें टीबी तो नहीं है, तो हम कुछ बेसिक टेस्ट करवा लेते हैं वो रूल करने के लिए। कुछ में जन्मजात बीमारियां होती हैं जिसको सिस्टिक एडेनोमेटॉइड मैलफॉर्मेशंस बोलते हैं, या सिस्टिक फाइब्रोसिस एक होती हैं। ये बीमारियां हैं जिनके स्पेसिफिक टेस्ट हैं, वो हम डिसाइड करते हैं। बट मोस्टली बच्चों में जिनमें सिर्फ सांस की सिकुड़न एपिसोडिक है, हर वायरल के साथ हो रही है, या उम्र में आगे भी चल रही है, उनमें बहुत टेस्ट का या एक्सरे करवाने का रोल नहीं है। आजकल कुछ एलर्जी प्रोफाइल के टेस्ट आए हैं, जो अगेन वो डिसाइड करने के लिए होते हैं कि एक नॉवल ट्रीटमेंट है, एक न्यू ट्रीटमेंट है, जिसको इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। जिन बच्चों में हमने वो देने का प्लान कर लिया होता है, हम एलर्जी टेस्टिंग सिर्फ उन बच्चों में करवाते हैं जिनको हमें लग रहा है कि अब इन्हें बेसिक एस्थमा ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है। उनमें कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट बोले जाते हैं, बट अगेन ये एक्सपेंसिव टेस्ट हैं, और अपने आप से इनको कराने से आप हमें हेल्प कर रहे हैं डायग्नोसिस बनाने में, ऐसा नहीं है। कई बार पेशेंट्स खुद से ये एक्सपेंसिव टेस्ट कराए जाते हैं। वी डू नॉट एडवाइज फॉर दैट। ओके मैम। और मैम जैसे हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसमें मतलब क्या स्टार्ट करना चाहिए, और अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? हाँ हाँ, अगेन ट्रीटमेंट अक्यूट और लॉन्ग टर्म में डिवाइड किया जाता है। जिन दिनों बच्चे को दिक्कत है उन दिनों नेबुलाइजर्स या इनहेलर्स, दोनों दो अलग तरीके हैं सेम दवाई देने के। ऐसा नहीं है कि नेबुलाइजर दे रहे हैं और इनहेलर नहीं दे रहे हैं तो ये हम बेटर कर रहे हैं, या उल्टा में भी कोई कोई एक दूसरे से सुपीरियर नहीं है। दोनों एक देने का तरीके का फर्क है, मेडिसिन अंदर सेम दी जाती हैं। उन बच्चों में जिनमें हमें लग रहा है कि इसको जुकाम खांसी और अभी वायरल इन्फेक्शन या मौसम चेंज की वजह से हुआ है, उनको हम सिर्फ अक्यूट दे रहे हैं, 3 से 5 दिन का देते हैं। ऐसे ही बच्चे जो हमारे पास फ्रीक्वेंटली आने लग जाते हैं, तो हमें लगता है कि इनके जो लंग्स की नलियां हैं वो हमेशा ही
थोड़ी सी सिकुड़न में रह रही हैं, इनको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट का जरूरत है। फिर उनको हम कुछ एक को ओरल एंटी एलर्जिक्स लंबे देते हैं या कुछ एक को हम इनहेलर्स लंबे देते हैं, वो उनको समझाकर पेशेंट को भेजे जाते हैं। जी। तो मैम हम बात करें, जैसे अक्सर पेरेंट्स को स्पेसर्स, मास्क और इनहेलर्स के बारे में नहीं पता होता, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा डिफरेंट करो। हाँ, मैं इस वीडियो के द्वारा आपको दिखाना भी चाहूँगी कि हम स्पेसर और इनहेलर और मास्क का मतलब क्या होता है। स्पेसर एक डिवाइस है जो सांस रोक के इनहेलर दबाना बच्चों में थोड़ा मुश्किल है। ये एक इनहेलर है, इसको मुंह पे लगाकर सांस लेना और सांस रोक के इसको दबाना वो बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है, जो अडल्ट्स कर पाते हैं। तो इसलिए हम एक स्पेसर का यूज है जिसका काम है सिर्फ दवाई को 20 सेकंड के लिए होल्ड करना। बच्चा यहाँ से अपने मुंह में ले लेता है, यहाँ पे हम स्पेस इनहेलर दबाते हैं, तो इसके अंदर जब बच्चा 20 सेकंड के लिए ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहा है तो दवाई अंदर पहुंच रही है बिना वेस्टेज के। अगेन और छोटे बच्चे जो ये सीधा मुंह में नहीं ले सकते, उनमें हम एडवाइस करते हैं कि आप मास्क भी लगाएं, जिससे कि बच्चा एक सील बनी रहती है मास्क की और बच्चा उसके थ्रू सांस ले रहा होता है। तो ये कई बार कुछ इनहेलर्स हैं जो हम उन 3-5 दिन के लिए देते हैं और कुछ इनहेलर्स हैं जिनका लॉन्ग टर्म यूज भी है। तो ये इस वीडियो के द्वारा मैं दिखाना चाहूंगी कि स्पेसर और इनहेलर का अलग मतलब क्या होता है। ओके जी। तो मैम हम बात करें, अस्थमा क्या पूरी तरह से ठीक हो सकता है? हाँ, मैं अगेन सेम चीज जो मैं पहले बोला, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका था कि अर्ली वीजर्स और लेट वीजर्स क्या होते हैं। ऐसा पाया गया है कि जो वायरल इन्फेक्शंस या मौसमी चेंजेस के साथ जिन बच्चों को सांस की सिकुड़न हो रही है वो तो डेफिनेटली एज रिलेटेड कम हो जानी है। कुछ बच्चों में बिना जुकाम के या बिना इन्फेक्शन के भी सिर्फ सांस में साए साए की आवाज आनी या दिक्कत सोने में, या एक बहुत ही अलग सा सिम्टम है, कुछ बच्चे सिर्फ वॉमिटिंग करके आ रहे होते हैं और हम बताते हैं पेरेंट्स को कि इनकी छाती बोल रही है, पेरेंट्स को नहीं पता चल रहा होता है। तो ये वाले बच्चे जो हैं वो डिवाइड किए जाते हैं अर्ली वीजर्स और लेट वीजर्स में। ऐसा पाया गया है कि जिनको बिना जुकाम वाली खांसी 7 साल से पहले वाले बच्चे जो हैं वो एज रिलेटेड इसको कम कर जाएंगे, उनको लॉन्ग टर्म की दिक्कत नहीं आने वाली है। बट जिनमें ये पहली बार ही प्रेजेंटेशन 10 या 12 साल पे हो रही है कि सांस में दिक्कत आई बिना जुकाम खांसी के, उनको ऐसा स्टडीज ने पाया है कि उनको लॉन्ग टर्म दिक्कत रहती है। बट अगेन लॉन्ग टर्म काफी हद तक इनहेलर से कंट्रोल रह सकती है। आपको सीजनल चेंजेस जो हो रहे हैं वो हम आपको समझा देते होते हैं कि आप इस सीजन में इनहेलर यूज करो, इस सीजन में आप मत लो, इस सीजन में आप अवॉइड कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर उनको बता दिया गया है कि आपको एस्मा के लक्षण लंबे रहने वाले हैं तो उससे बहुत घबराने वाली कोई बात नहीं है। द सिम्टम्स, द साइंस आर इजीली कंट्रोलेबल। ओके मैम, क्या ऐसा है जैसे ओरल मेडिसिन हैं कुछ अस्थमा के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म तक हम नहीं दे सकते हैं बच्चों को? हाँ, हमारे पास बहुत ये क्वेरीज बहुत पेरेंट्स पूछते हैं कि आप हमें लॉन्ग टर्म इनहेलर मत दो, आप हमें दवाई दे दो। जो हम अक्यूट ज्यादा दिक्कत या ज्यादा सांस में उखड़न हो रही है, ऑक्सीजन कम आ रही है, उन दिनों कुछ एक तेज दवाइयां हमें देनी पड़ती हैं बच्चे को उस सिम्टम से निकालने के लिए। अब अगर वो इतना तेज से वो दवाई हेल्प कर रही है निकालने में तो क्यों ना वही दवाई लंबी दे दी जाए। बट वो नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो उन दवाइयों के बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। वो मोटापा ला सकती हैं, वो स्किन बहुत पतला कर देती हैं, वो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ा देती हैं। सो दोज मेडिसिन कैन नॉट बी गिवन लॉन्ग टर्म। ऑन द कॉन्ट्ररी, बजाय कि इनहेलर्स का काम ये है कि उन्होंने मेडिसिन सिर्फ आपके लंग्स तक पहुंचानी है, उसका सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन मतलब शरीर पे उसका इफेक्ट नहीं आ रहा होता है। इसलिए स्टडीज ने पाया, इसलिए हमें सिखाया गया कि इनहेलर्स हम आपको लॉन्ग टर्म दे सकते हैं। ओके मैम, जो हम बात करें अगर प्रिवेंशन की इसकी, तो आप पेरेंट्स को क्या समझाना चाहेंगे कि हम क्या किस बात का ख्याल रख सकते हैं? जी, जुकाम से रिलेटेड या जो वायरल इन्फेक्शन से रिलेटेड है उनमें तो प्रिवेंशन यही है कि जिन दिनों वायरल्स फैले हुए हैं या और बच्चा घर में है जिसको जुकाम है ही और आपको पता है कि दूसरे बच्चे को जुकाम के साथ सांस में दिक्कत होगी ही होगी, तो आप जो बेसिक तरीके हैं, रिकरेंट हैंड वॉशिंग, मास्क पहनना, कि एक से दूसरे में इन्फेक्शन ही आप बचा लें जिससे कि जुकाम से सांस में उखड़न हो ही ना। दूसरे जो चेंजेस हैं, जिन बच्चों को प्योरली आप एलर्जिक या एस्थमेटिक हम लेबल कर रहे हैं, उनमें प्रिवेंशन की चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं अपनानी। वो है सडन टेम्परेचर चेंजेस से बचाना। एसी रूम्स में बच्चे सो रहे हैं और आप सडनली उनको
बाहर खेलने भेज रहे हैं, या अर्ली मॉर्निंग की तेज हवा में बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं, तो वो जो ड्राफ्ट ऑफ एयर बच्चे को लगता है वो सांस में सिकुड़न बढ़ाता है, उनमें आप वो अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा, घर पे डस्टिंग या ब्रूम या झाड़ू करने का जो टाइम है, उस टाइम पर आप बच्चे को बाहर भेज सकते हो कि वो सस्पेंडेड एयर पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स उसके अंदर ना जाएं। दूसरा, घर में कार्पेटिंग कम रखिए जिन बच्चों को ये दिक्कत है। एक और चीज, स्टफ टॉयज जो बहुत शौक से पेरेंट्स भी बच्चे के लिए लाते हैं, टेडी बेयर्स, जो फर वाले टॉयज हैं, वो बच्चों में अवॉइड कीजिए। एक और, न्यूट्रिशियस डाइट दीजिए। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो स्टडीज से पाया गया है कि उसकी मात्रा अगर हम सही लेवल्स पे रखते हैं तो वो बच्चे कम ग्रस्त होते हैं, तो हम उनका विटामिन डी उठाने का भी हेल्प कराते हैं। एक और न्यूट्रिशियस डाइट, वो मैंने पहले ही बताया। एंड देन द फ्लू वैक्सीनेशन। इन्फ्लुएंजा एक ऐसा वायरस है जो जिन बच्चों को सांस की सिकुड़न की प्रोपेंसिटी है या जिनमें टेंडेंसी ज्यादा है, उनमें ये इन्फेक्शन बहुत बढ़ चढ़कर प्रेजेंट करेगा। तो इसलिए इन वाले बच्चों में हम वैक्सीनेशन, अमूमन जो वैक्सीन का शेड्यूल है वो ये है कि 5 साल तक फ्लू का वैक्सीन ईयरली हम लगवाते हैं। जो बच्चे रेकरेंट हमारे पास एस्थमा सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं, उनको हम एडवाइस करते हैं कि 14 साल तक आप ईयरली ये वाला वैक्सीन लगाओ, और मे बी इवन मोर, ये वैक्सीन हम ईयरली उनको एडवाइस करते हैं। थैंक यू मैम, आपने हमें इतने अच्छे टॉपिक पे जानकारी दी। मैं उम्मीद करती हूँ कि पेरेंट्स को इसके बारे में कुछ हद तक समझ आया होगा, तो थैंक यू मैम। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि एस्थमा का लेबल अगर हम बच्चे को दे भी रहे हैं, जो अगर हम हमारे ओपीडी स्लिप्स पर ऐसा डायग्नोसिस ये लिख रहे हैं, तो इससे घबराना नहीं है। इनहेलर्स को अवॉइड नहीं करना है। हर सांस फूलने वाले टाइम पर, उस 3-5 दिन वाले एपिसोड में एंटीबायोटिक नहीं शुरू कर लेना है खुद से। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप खुद से घर पे नेबुलाइज करा पा रहे हैं कि हमें पता है सांस उखड़ने पर मैडम या डॉक्टर भी नेबुलाइज देते हैं, ये हम खुद ही कर लिया, वो आप सही कर रहे हो, उसमें आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। बट एंटीबायोटिक एलर्जिक डिसऑर्डर्स में इंट्रोड्यूस करना इज नॉट एडवाइजेबल खुद से। और इनका केयर कैसे रखना है, जो स्पेसर्स हैं इनको आप वॉश कर सकते हैं विद माइल्ड सोप एंड वाटर, और विदाउट टॉवल ड्राइंग नहीं करना है उनको, आप एक सरफेस पे छोड़ के उनका ड्राइंग कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और लाइफलाइन हॉस्पिटल हिसार के चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक अगले हेल्थ टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहिए। थैंक यू। थैंक यू।